हेलो लर्नर्स, द रेडिएशन नेशन में आपका फिर से स्वागत है। तो आज मैं लाया हूँ आपके लिए एक नई लेक्चर सीरीज़ जिसका नाम है न्यूक्लियर मेडिसिन। इस सीरीज़ के आगे आने वाले लेक्चर्स में आप न्यूक्लियर मेडिसिन के अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में जानेंगे, जैसे कि इसका बेसिक प्रिंसिपल, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो आइसोटोप्स और उनके यूजेस, और इंस्ट्रूमेंटेशन जैसे कि न्यूक्लियर रिएक्टर, साइक्लोट्रॉन, रेडियो न्यूक्लियर जनरेटर वगैरह वगैरह। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं न्यूक्लियर मेडिसिन के एक बेसिक से कंसेप्ट्स रेडियो एक्टिविटी से। एक और बात, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि आप कुछ ना कुछ तो नया ज़रूर सीख कर जाएंगे। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, रेडियो एक्टिविटी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके डिस्कवरर्स की, कि इसकी डिस्कवरी कब हुई। ओके, तो साल 1896 ये वो साल था जब हेनरी बैक्यूरेल नाम के एक साइंटिस्ट ने रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर करा। ठीक है, किसने डिस्कवर करा था इस रेडियो एक्टिविटी को? हेनरी बैक्यूरेल ने। इसी पर रेडियो एक्टिविटी की जो एसआई यूनिट यानी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है वो रखी गई बैक्यूरेल। ठीक है, यहीं से याद कर लीजिए, एसआई यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज बैक्यूरेल। ठीक है, उसके बाद ये टर्म रेडियो एक्टिव या रेडियो एक्टिविटी का जो टर्म था, ये टर्म कॉइन करा, मतलब नाम दिया, नामकरण किया बेसिकली मैरी क्यूरी ने। यस, ये वही मैरी क्यूरी हैं जिनको आगे चलकर नोबेल प्राइज फॉर रेडियो एक्टिव रिसर्च 1903 में मैरी क्यूरी, पियरी क्यूरी और हेनरी बैक्यूरेल, इन तीनों को रेडियो एक्टिविटी की रिसर्च के लिए नोबेल प्राइज दिया गया 1903 में। दूसरी बार ये फिजिक्स में था, और ये रेडियो एक्टिविटी की रिसर्च पर था। फिर साल 1911 में केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज दिया गया मैरी क्यूरी को। किस चीज के लिए? उन्होंने दो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, एक पोलोनियम और एक रेडियम की डिस्कवरी करी थी। ठीक है, मैरी क्यूरी एक पॉलिश साइंटिस्ट थी। ठीक है, तो उसी से पोलोनियम का नाम रखा गया, पोलैंड से पोलोनियम। ठीक है, और दूसरा रेडियम डिस्कवर करा था इन्होंने। इसके लिए इन्हें केमिस्ट्री में 1911 में नोबेल प्राइज दिया गया। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे रेडियो एक्टिविटी के फिजिकल फिनोमेना की। ये होता क्या है? ठीक है, तो रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है? ये एक फिजिकल फिनोमेना है। इसके अंदर एक अनस्टेबल न्यूक्लिया है। ये अनस्टेबल क्यों होता है? क्योंकि इसके पास एनर्जी ज्यादा होती है। इसके पास हाई एनर्जी होती है, काफी ज्यादा एनर्जी होती है। अब वो एनर्जी कहां से आई, ये एक बात की बात है। वो एनर्जी के बहुत सारे तरीके हैं। वो एनर्जी कहां से आई? हो सकता है जब वो एलिमेंट की फॉर्मेशन हो रही हो, वो तब से ही उसके पास हो। ठीक है, उस एलिमेंट के फॉर्मेशन की वजह से वो एनर्जी उसके पास हो, जो एक्स्ट्रा एनर्जी बची रह गई हो। दूसरा तरीका है, एक हम दे देते हैं एनर्जी। ठीक है, जो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होते हैं या रेडियो आइसोटोप्स होते हैं, उसमें हम एलिमेंट्स को अनस्टेबल बनाते हैं। वो आगे चलकर बात करेंगे। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखना, अगर किसी के भी पास हाई एनर्जी होगी तो वो अनस्टेबल होगा। ठीक है, अगर किसी के पास हाई एनर्जी है तो वो अनस्टेबल है। तो वो क्या करेगा? हर चीज़ स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहती है। हर कोई ज़िंदगी में स्टेबल होना चाहता है ना, इसलिए तो पढ़ाई कर रहे हो। ओके, तो ये एटम्स के साथ भी सेम चीज़ है। ठीक है, एटम्स, न्यूक्लियस, हर किसी के साथ सेम चीज़ है। तो क्या होता है, ये एक्सेस जो न्यूक्लियाई होता है या न्यूक्लियस होता है,
जो न्यूक्लियस होता है वही एक्सेस एनर्जी बांट देता है, डिसिपेट कर देता है, अपने में से निकाल देता है। ठीक है, वही एक्सेस एनर्जी निकाल देता है, तो वो अनस्टेबल से स्टेबल हो जाता है। ठीक है, न्यूक्लियस अनस्टेबल था, उसने एनर्जी निकाली और वो स्टेबल बन गया। अब ये प्रोसेस ज़रूरी नहीं है एक ही स्टेप में हो, ये काफ़ी सारे स्टेप्स में भी हो सकता है, इसीलिए हमारी पूरी एक डीके चेन बनती है कई एलिमेंट्स में, जैसे यूरेनियम में। तो ज़रूरी नहीं कि जो डॉटर आए वो स्टेबल ही हो। ठीक है, तो जब डॉटर, हाँ मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, इसको जो अनस्टेबल न्यूक्लियर होता है हम उसको बोलते हैं पेरेंट, और जो प्रोडक्ट बनकर आया है उसको हम बोलते हैं डॉटर। ठीक है, जो पेरेंट था वो अनस्टेबल था, जो डॉटर है वो स्टेबल। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं कि डॉटर हर बार स्टेबल हो, वो अगर अनस्टेबल होगी तो फिर वो आगे फिर से और न्यूक्लियर डिके करेगी। जब तक वो स्टेबिलिटी अचीव नहीं कर लेंगे वो न्यूक्लियस डिके करते रहेंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आते हैं अब हम इसकी यूनिट्स पर। कौन कौन सी यूनिट्स होती हैं? तो दो इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं। सबसे पहला जो मैंने सबसे शुरुआत में बताई थी, बेक्यूरल और क्यूरी, ये दो यूनिट्स हैं जो रेडियो एक्टिविटी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेक्यूरल क्या होती है, ये हेनरी बेक्यूरल के नाम पर रखी गई थी। ठीक है, तो अब हम वन बेक्यूरल अगर हम डिफाइन करना चाहें कि वन बेक्यूरल कितना होता है, तो वो होता है 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। ठीक है, क्यूरी एक बहुत बड़ी यूनिट है। क्यूरी होती है अराउंड 3.7 इंटू 10⁻10 बेक्यूरल। ठीक है, इस डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड को हम डीपीएस भी बोलते हैं। ठीक है, तो 3.7 इंटू 10⁻10 क्यूरी डीपीएस। 1 क्यूरी को जब आप डिफाइन करेंगे तो वो इतनी आएगी। जो हम न्यूक्लियर मेडिसिन पर्पस के लिए लेते हैं वो हम यूजुअली मिली क्यूरीज या माइक्रो क्यूरीज में लेते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर मेडिसिन पर्पस के लिए हम मिली क्यूरी या माइक्रो क्यूरी में लेते हैं। ठीक, तो ये चीज़ क्लियर है। अब आगे चलते हैं। ठीक है, ठीक, अब हमने ये तो बता दिया कि ये एटम रेडियो एक्टिव है या ये एटम अनस्टेबल है। अब हम उसे मेजर कैसे करते हैं, हमने उसकी यूनिट भी बता दी, बेक्यूरल में मेजर करते हैं। अब उस फिजिकल क्वांटिटी को कहते क्या हैं जिसमें हम इसको मेजर करते हैं, तो उस चीज़ को हम एक्टिविटी के पर डेजिग्नेट करते हैं। ठीक है, एक्टिविटी का मतलब होता है रेट ऑफ डिके। रेट ऑफ डिके मतलब कि अगर एक, या रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, या रेट ऑफ डिक्रीज इन नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस। ठीक है, ये एक्टिविटी से डिफाइन होती है। अब रेट आया है, ठीक है, तो रेट विद टाइम होता है। ये जो रेट हम डिफाइन करते हैं तो वो विद टाइम डिफाइन करते हैं। तो जब आप एक्टिविटी डिफाइन करेंगे तो वो आएगा माइनस ऑफ dN/dt। इस तरीके से एक्टिविटी डिफाइन होती है और ये इसकी यूनिट होती है डीपीएस। ठीक है, और बेक्यूरल और क्यूरी। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। ओके, अब इस
dN/dt का मतलब क्या होता है, इस चीज़ का मतलब क्या है? तो dN का मतलब है चेंज इन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई और dt है चेंज इन टाइम। ठीक है, तो dN का मतलब होता है चेंज इन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, कितना चेंज हुआ एक गिवन टाइम पीरियड में। मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक्सपेरिमेंट के बिगिनिंग में मैंने 1000 न्यूक्लियास को रखा था, जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट प्रोसीड करा तो उसके बाद हमने देखा कि विद टाइम डिक्रीज हो रहा है नंबर, भाई डिके कर रहा है। अगर कोई चीज़ टूट रही है तो उसका अस्तित्व खत्म हो रहा है और वो नया एटम बन रहा है, तो उसका खुद का अस्तित्व, वो खुद की अमाउंट या खुद की क्वांटिटी तो कम होगी ना। तो बस यही होता है इसके अंदर, इसकी खुद की क्वांटिटी या खुद की अमाउंट कम होती जाती है और डॉटर की अमाउंट बढ़ती जाती है। ठीक है, तो एक्टिविटी इज डिफाइंड एज माइनस ऑफ dN/dt, ये पेरेंट के लिए है। ठीक, और अगर आप डॉटर के लिए डिफाइन करोगे, डॉटर के लिए जब आप डिफाइन करेंगे तो वो प्लस dN/dt होगा। ठीक है, ये पेरेंट है और ये डॉटर है। ठीक है, और जितना ये डिके हो रहा होगा, जितना पेरेंट डिके हो रहा होगा, उतना ही डॉटर का प्रोडक्शन हो रहा होगा, है ना। अगर मैं एक ये केमिकल रिएक्शन लूं, A गिव्स B प्लस एनर्जी, तो आपने केमिकल काइनेटिक्स में 12th में पढ़ा होगा कि ये जितना घटेगा ये उतना ही बढ़ेगा, है ना। तो इसका रेट ऑफ डिक्रीज इज इक्वल्स टू इसका रेट ऑफ इंक्रीज। क्लियर है ये चीज? ठीक है। इसीलिए यहां पर एक नेगेटिव साइन लगा हुआ है, ये इधर आप देखेंगे, ये वाला। ठीक है, ये रहा, ये नेगेटिव साइन। ये जो नेगेटिव साइन है ये दर्शा रहा है कि जो पेरेंट है उसका अमाउंट टाइम के साथ धीरे धीरे घट रहा है। ठीक है, ओके। तो ये होता है एक्टिविटी। अगर आपसे कोई अब एक्टिविटी पूछे तो अब आप बता पाएंगे। नेक्स्ट आते हैं हम डीके कांस्टेंट पर। ठीक है, तो डीके कांस्टेंट क्या होता है? अब हमने जब देखा, जब एक्सपेरिमेंट्स करे गए तो हमने ये पाया कि ये इसका जो रेट ऑफ डीके है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था इनिशियल अमाउंट ऑफ द पेरेंट। मतलब कि मैंने इनिशियली कितने पेरेंट्स या कितने पेरेंट एटम रखे थे, जो फिर एक्टिविटी आएगी वो उस इनिशियल पेरेंट एटम के के अमाउंट पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी। तो माइनस ऑफ dN/dt was found to be directly proportional to initial number of parent atom। ठीक है, एंड नोट कर देते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये है इनिशियल नंबर ऑफ पेरेंट एटम। क्लियर है चीज? ये है एक्टिविटी। अब प्रोपोर्शनैलिटी साइन जब हम हटाएंगे तो आएगा माइनस ऑफ dN/dt इज इक्वल्स टू, कोई भी हम कांस्टेंट रख लेते हैं, लैम्डा रख लेते हैं इसके केस में, एन नॉट। ठीक है, अब ये एन नॉट का क्या, ये लैम्डा का क्या मतलब है? हम इसको बोलते हैं डीके कांस्टेंट, इसको हम बोलते हैं डीके कांस्टेंट। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट होती है, इसकी एसआई यूनिट होती है सेकेंड इनवर्स या फिर 1/2। ठीक है, ओके। तो आज के लिए इतना ही। होप सो आपको ये चीज़ पसंद आई हो। होप सो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर ऐसा है तो लाइक करो भाई, और सब्सक्राइब भी करो, जिससे आगे आने वाली ऐसी वीडियोज़ या ऐसी और लेक्चर सीरीज़
आप तक पहुंच सके। और अपने दोस्तों में भी शेयर करो यार, उन्हें भी तो पढ़ने का मौका मिले।